अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, मैं ना आय का जो स्ट्रक्चर है वो आपको दोबारा से बता दूं। मैंने पिछली वीडियो में बताया है काफ़ी अच्छे से शॉर्ट, ताकि मैं आगे स्टार्ट करूँ। डायबिटिक रेटिनोपैथी, ये हमारे पास जो है वो आई के दो पार्ट्स होते हैं। इंटीरियर चैम्बर होता है, पोस्टीरियर चैम्बर होता है। पोस्टीरियर चैम्बर जो है वो सिलरी बॉडी से पीछे वाला है, एंटीरियर चैम्बर सिलरी बॉडी से आगे वाला है। एंटीरियर चैम्बर फर्दर जो है ना वो आगे हमारे पास सिलरी बॉडी होता है, उसके साथ लेंस लगा हुआ होता है जोन्यूल्स के साथ, और फिर उससे आगे आइरिस है। ठीक है, सिलरी बॉडी से एक्वोसिमियर बन रहा है, एक्वोसिमियर ठीक है बन के इधर आता है प्यूपिल में, ठीक है, और उसके बाद आगे। ठीक है, तो ये जो है ना वो हमारे पास मतलब ओवरऑल आई का स्ट्रक्चर होता है। सो क्लिनिकल फीचर्स तक हम पहुँचे थे। तो होता ये है कि हमारे पास सिम्टम्स वो होते हैं जो पेशेंट खुद बताता है। ठीक है, तो शुरू में डायबिटिक रेटिनोपैथी एसिम्प्टोमेटिक होती है, पता नहीं चलता। आहिस्ता आहिस्ता विजन लॉस होना शुरू हो जाती है। दो चीज़ हो सकती है, आहिस्ता आहिस्ता विजन लॉस होती है अगर हमारे पास मैक्यूला की इन्वॉल्वमेंट हो, यानी आराम आराम से इसकी स्टेजेस है पूरी। ठीक है, कि पहले ये होगा, फिर प्रोलिफरेटिव, फिर प्रोलिफरेटिव डायबिटिक, फिर मैक्यूलोपैथी। ठीक है, आराम आराम से वो ग्रेजुअल। लेकिन अगर विट्रस हेमरेज होती है ना तो फिर सडन विजन लॉस हो जाती है। विट्रस हेमरेज के अगर यहाँ पे ब्लड जो है वो आपका विट्रस के अंदर आ रहा है, ठीक है, तो इधर ब्लड आ रहा है, तो अब आप देखो कि आप जो भी देख रहे हो, आप सामने दरख्त देख रहे हो, दरमियान सब ये क्लियर व्यू तो नहीं रहा ना। अब ये वाला जो एरिया इधर ब्लड है, तो आपको उस स्पॉट पे ना विट्रस हेमरेज अगर ज़्यादा हो रही है ना तो सडन विजन लॉस करेगी आपकी। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं आगे कन्वेंशनल क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी। ये क्या है? अब ना हमारे पास ना डायबिटिक रेटिनोपैथी एक सीक्वेल ऑफ इवेंट्स है। अच्छा, आई कैन से मैं यहाँ पर ये चीज़ कर सकती हूँ कि हम ना डायबिटिक रेटिनोपैथी दो तरह से करते हैं बेसिकली। ये थोड़ी सी ज़्यादा लिखी हुई हैं, वैसे दो तरह से हम करते हैं। नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी या प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, यानी कि या तो वो प्रोलिफरेटिव नहीं होगी या वो प्रोलिफरेटिव होगी। अच्छा, जितनी भी प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी होती हैं वो इन द पास्ट दे वर नॉन डायबिटिक प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी, यानी कि ये एक स्टेज है। वो पहले नॉन प्रोलिफरेटिव होती है, यानी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसके अंदर हेमरेज हो रही होती है, सारा ब्लड वेसल निकल रहा होता है। फिर एक टाइम आता है कि उसके अंदर जो है वो उस इस्कीमिया जो हो रहा होता है ना नॉन प्रोलिफरेटिव, उसे कंपनसेट करने के लिए न्यू वेसल आना शुरू हो जाती है, न्यू वास्कुलराइजेशन हो जाती है। तो उस स्टेज पे हम कहते हैं ये प्रोलिफरेटिव हो गई है। हाँ, मैं ये तो नहीं कह सकती कि हर नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी में ज़रूर कन्वर्ट होगी, बिकॉज अच्छी बात यह है कि हमें ना पॉजिटिव सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। तो क्या पता कि पेशेंट अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर ले और ये कन्वर्ट ना हो। लेकिन येस, जो प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी का पेशेंट है तो वो इन पास्ट नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी का पेशेंट ज़रूर था। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्ट से। बिल्कुल स्टार्ट है, पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक था। उसने अपनी शुगर की दवाई नहीं ली, इंसुलिन नहीं लगाता था, वो अपनी मेडिसिन टाइम पे नहीं लेता था, हर वक्त लेटा हुआ रहता था, और उसको ब्लड प्रेशर का भी मसला था, और लेट लेट के उसका पेट भी भर गया। अब उसकी आंखों पे असर आना पड़ गया, माइक्रो एंजियोपैथी शुरू हो गई। तो स्टार्ट में क्या होगा, बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या है कि आपके ना यहाँ पे चार चीज़ें जो है ना आप देखेंगे। माइक्रो एन्यूरिज्म बनेंगे, ठीक है, यानी जो स्मॉल वेजल है ना वो आपकी क्या होगी कि एक तो ये ना कि आपकी ग्लूकोज आपका बॉडी में ज़्यादा है ना, तो उस वजह से जो आपकी वेजल्स है ना वो क्या हो जाएंगी, ब्लड वेजल वीक हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपके पास एन्यूरिज्म बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कि आपकी ब्लड वेजल कमज़ोर हो जाएंगी, तो ब्लड गुजरते हुए वो फूल जाएंगी गुब्बारे की तरह। और उसके बाद ये है कि रेटिनल एडीमा हो जाएगा। ठीक है, अगर तो हमारे पास जो है वो यहाँ से लीकिंग शुरू होती है ना तो फिर रेटिनल एडीमा हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि अगर पानी निकलता है, और दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या की थी, पानी निकलता है तो एडीमा होगा, प्रोटीन निकलता है तो उसे हम एक्सुडेट बोलेंगे। ठीक है, हार्ड एक्सुडेट। ठीक है, और अगर जो है वो हमारे पास जो है वो ब्लड आरबीसी बाहर आते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेटिनल हेमरेज। ठीक है, या तो ये एन्यूरिज्म की वजह से पानी बाहर निकलेगा तो डीमा होगा, या प्रोटीन बाहर निकलेगी तो एक्सुडेट होगा। ठीक है, वाटर बाहर निकल रहा है, ठीक है, या प्रोटीन बाहर निकल रही है, या जो है वो हमारे पास वहाँ से आरबीसी बाहर निकल रहे हैं, तो जिसे हम कहते हैं रेटिनल हेमरेज। ठीक है, तो बेसिकली आपकी माइक्रो एंजियोपैथी है ना डायबिटिक रेटिनोपैथी। माइक्रो एन्यूरिज्म में क्या होगा कि हमारे पास ये अर्ली क्लिनिकल डिटेक्टेबल लीजन होती है ये। ठीक है, कि जब आपको माइक्रो एन्यूरिज्म मिले ना तो समझ जाएँ। ठीक है, अक्लमंदी के मुजाहरे करें, पेशेंट को बता दें कि अब आपका स्टार्ट हो गया है, तो अब ये जो है ना मतलब देखें एंड स्टेज क्या है, बर्न आउट डायबिटिक रेटिनोपैथी। अगर आप बिल्कुल केयर नहीं करते तो अब आपको थोड़ी सी केयर की ज़रूरत है, थोड़ी नहीं बल्कि कुछ ज़्यादा। अच्छा, इसमें क्या होता है कि हमें ना बिल्कुल शुरू में ना रेड डॉट्स नज़र आना शुरू होते हैं, यानी जहाँ पे एन्यूरिज्म बने होते हैं ना ज़रा लाल लाल थोड़ा ज़्यादा नज़र आता है।
इसके अलावा माइक्रोऑर्गेनिज्म से ना प्लाज्मा के कंस्टिट्यूएंट बाहर को निकल सकते हैं और वो वहाँ पे जाके जम सकते हैं, थ्रोम्बोज बन जाएगा। यानी कि जो कुछ कंस्टिट्यूएंट ना प्लाज्मा से बाहर आ सकते हैं, ये भी लीक तो नहीं हुआ लेकिन कुछ कंस्टिट्यूएंट बाहर आ सकते हैं और ये यहाँ पे आके ना थ्रोम्बोज हो जाएंगे, यानी कि जम जाएगा, आपको पता है। अच्छा, रेटिनल एडीमा जो है उसमें क्या है कि फ्लूइड जो है ना वो बाहर आता है रेटिना में और वो जो है वो उसको ऐसा देता है कि जैसे कोई सिस्टोइड्स की अपीयरेंस उसकी कर देता है। एक्सुडेट क्या है कि जी इसके अंदर आपके पास ना ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे येलो येलो सा, ठीक है, ये क्या है, ये बेसिकली प्रोटीन बाहर आई है और इसने आके ना ये हार्ड एक्सुडेट बना दी है। ये येलो वाइट सा नज़र आता है आपको, ठीक है। और ये जो आपके यहाँ पे ये ऑप्टिक डिस्क है, ठीक है, ये येलो वाइट सा नज़र आ रहा है आपको। और फिर उसके बाद क्या होता है कि ये जो है ना ये जो प्रोटीन आपके पास ये मतलब सर्सिनेट पैटर्न, यानी कि कहीं भी आपको डिस्टिंक्ट मार्जिन्स नहीं होते, इसके नज़र आती है, ठीक है। अब इसके अंदर होता है कि एक्सुडेट के अंदर, एक्सुडेट में लाइपोप्रोटीन होती है, लिपिड होता है, मैक्रोफेज होती हैं, प्रोटीन होती हैं। इसकी लोकेशन क्या है, आउटर प्लेक्सिफॉर्म और इनर न्यूक्लियर लेयर। ये ना रेटिना की जो लेयर्स है ना वो यहाँ पे बनाई हुई हैं। ये आपके बिल्कुल चैप्टर के स्टार्ट में तो रेटिना की एनाटमी ज़रूर करनी चाहिए। तो आपकी जो आउटर प्लेक्सिफॉर्म और इनर न्यूक्लियर लेयर है ना, ठीक है, रेटिना के अंदर, ठीक है, वहाँ पर जो है ना ये सारे आपको मिल रहे हैं एक्सुडेट्स, रेटिना की लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो उनको भी एक बार हम देखेंगे। अच्छा, अब उसके बाद रेटिनल हेमरेज हो गया, एक्सुडेट्स बाहर आए, ठीक है। अब हेमरेज, हेमरेज दो तरह से हो सकता है, सुपरफिशियल हेमरेज या इंट्रा रेटिनल हेमरेज। यानी कि जो सुपरफिशियल हेमरेज है आपको फ्लेम शेप्ड हेमरेज जो है ना वो नज़र आता है नर्व फाइबर लेयर में, और जो इंट्रा रेटिनल हेमरेज है ना वो आपको इस तरह का नज़र आता है, जैसे ये आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं ना, ठीक है, ये यहाँ पे ब्लड बाहर को निकला हुआ है, ठीक है, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये क्या, ये डॉट ब्लॉट हेमरेज है, ठीक है। और ये जो कैपिलरीज़ के जो वीनस एंड होते हैं ना वहाँ से ना ब्लड लीक करके बाहर को निकलना शुरू कर देता है, या डार्क ब्लॉट हेमरेज, ठीक है। इसमें ये क्या है कि ये वो एरियाज होते हैं जैसे कि रेटिनल इन्फार्क्ट्स जो है ना वो वहाँ पे बन गए हैं। अच्छा, ये क्या हो गई हमारे पास बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी। अब हम ज़रा प्री प्रोलिफरेटिव कर लेते हैं। आपने कर लिया, आपने देखा क्या क्या हुआ, माइक्रोएन्यूरिज्म हुआ, माइक्रोएन्यूरिज्म के बाद रेटिनल एडीमा हुआ, रेटिनल एडीमा के बाद एक्सुडेट हुआ जो येलो वाइश था जिसके अंदर लाइपोप्रोटीन थी, लिपिड था और मैक्रोफेज थे, और ये आउटर प्लेक्सिफॉर्म इनर न्यूक्लियर लेयर के दरमियान था। उसके बाद रेटिनल हेमरेज हो गया जो सुपरफिशियल था ये या इंट्रा रेटिनल था, ठीक है, ये सुपरफिशियल है, ठीक है, या इंट्रा रेटिनल है, ठीक है। सुपरफिशियल जो है वो फ्लेम शेप्ड, ठीक है, आपको ज़रा नज़र आता है, और जो इंट्रा रेटिनल है ये या तो डॉट ब्लॉट है, ठीक है, और या जो है ये डार्क ब्लॉट है, ठीक है। तो बेसिकली बात ये कि उनकी अपीयरेंस पे उन्होंने ये नाम रखा हुआ है, तो और तो कुछ नहीं। अच्छा, उसके अलावा जो है ना वो ये कि प्री प्रोलिफरेटिव स्टेज में क्या होता है, अब इसमें ना थोड़ा सा इससे आगे आ जाओ, इस स्टेज से ना थोड़ा सा आगे आ जाओ, यानी अब थोड़ी सी ख़राबी ज़्यादा डाल दो तो प्री प्रोलिफरेटिव बन जाएगी। अब उसमें ना क्या होता है कि इसके अंदर ये होता है कि हमारे पास ना वेन्स आपकी ख़राब हो जाती हैं। वेन्स जो है ना वो इस तरह से हो जाती है जैसे सॉसेज होती है, आपने कार्टून में देखी हुई होगी, ठीक है। तो इस तरह की वेन्स ना डायलेट कर जाती है, मोटी मोटी वेन्स हो जाएंगी। और उसके बाद जो है ना वो ये होगा कि एक तो उसके अंदर तो छोटे छोटे से नुक्ते नुक्ते से स्पॉट हेमरेज बने थे ना, इसके अंदर ये होगा कि अब उस हेमरेज की वजह से ना या जो ऑक्लूड हुई थी ना वेजल, उसकी वजह से क्या होगा कि जो कुछ एरियाज है ना रेटिना के, आप यूँ समझ लें कि वो इन्फार्क्ट हो जाएगा उसका, ठीक है, उसके नहीं मिलेगा, वो डेड हो जाएगा थोड़ा सा, तो वो ना कॉटन वूल स्पॉट्स बोलेंगे उसको। और दूसरा जहाँ पे प्रोटीन निकली हुई थी हार्ड एक्सुडेट, वो तो आपको पता है इसमें भी निकले थी, ठीक है, जहाँ पे प्रोटीन निकल रही थी, तो मैंने आपको पहले बताया था। अब इसमें एडिशनल चीज़ें क्या आई हैं, इसमें एडिशनल चेंजेस प्री प्रोलिफरेटिव में ये आई है कि वेन चेंज हो गए, वीनस चेंजेस आना शुरू हो गए हैं, ठीक है, और कॉटन वूल स्पॉट्स बनना शुरू हो गए हैं, और इसके अंदर एक चीज़ IRMA इसमें आ गया है, इंट्रा रेटिनल माइक्रोवास्कुलर एबनॉर्मलिटी, ठीक है। अब इसमें IRMA में क्या होता है कि आपके पास ना जो आर्टीरियो वीनस AV शंट्स बनना शुरू हो जाते हैं, यानी कि जो आपकी आर्टरीज़ हैं, जो विन्यूल्स हैं, ये आपस में शंट बना लेती हैं, कैपिलरीज़ को बाईपास कर देती हैं। यानी इस वजह से क्या होगा कि ओवरऑल ना IRMA की वजह से आपकी रेटिना के अंदर ना माइक्रोवास्कुलर लेवल पे काफ़ी अबनॉर्मलिटीज़ आ गए हैं, बाईपास कर रहे हैं, किसी जगह पे ब्लड जा रहा है, किसी जगह पे नहीं जा रहा, और इन्फाक्शन, ये सारी चीज़ों के ख़तरे हैं, ठीक है। तो ये है आपके पास नॉन प्रोलिफरेटिव या प्री प्रोलिफरेटिव स्टेज, ठीक है। मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी पहले, नॉन प्रोलिफरेटिव, इसको आप यूँ भी कह दो कि प्रोलिफरेशन से पहले वाली स्टेज। जो बंदा इस स्टेज में है ना वो इस स्टेज से तो लाजमी गुजरा है, ठीक है, 1 2 3 ये सीक्वल ऑफ इवेंट्स है, ठीक है, तो इसको यहाँ पे रोक देना चाहिए। नेक्स्ट हम ना प्रोलिफरेटिव पढ़ेंगे नेक्स्ट।